नमस्कार बच्चों, देखते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 कंपनी की स्थापना विधि के अंदर पॉइंट नंबर 3 कंपनी की स्थापना विधि। तो कंपनी की स्थापना विधि, कंपनी की स्थापना होती किस तरह से? तो कंपनी की स्थापना करने से पूर्व की अवस्था है और कंपनी स्थापना हो जाने के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अवस्था होती है। कंपनी शेयर या डिवेंचर एकत्रित पूंजी से व्यवसाय प्रारंभ करती है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि कंपनी की स्थापना करने के लिए कानूनी व्यवस्थाओं का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। स्थापना विधि जटिल एवं खर्चीली है। कोई भी कंपनी की स्थापना आसानी से नहीं होती है, क्योंकि एक जवाबदारी होती है जिसके कारण इसकी स्थापना बहुत ही कठिन और खर्चीली प्रक्रिया, क्योंकि कंपनी स्थापना करते समय रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। कंपनी के लिए जगह ज़मीन खरीदनी पड़ती है, मशीनें खरीदनी पड़ती हैं, इसमें बहुत सारा खर्च करना पड़ता है, तब जाकर एक कंपनी की स्थापना होती है। इसीलिए यहाँ पर इसकी स्थापना विधि के बारे में ऐसा कहा गया कि ये बहुत ही जटिल और खर्चीली है। ये कार्य अचानक नहीं होता, किंतु उसके लिए निम्नलिखित अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। कोई भी कार्य करने से पहले उसकी बारे में सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है, बाज़ार के अंदर किस तरह का उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर कंपनी की स्थापना की जाती है। यहाँ लिखा है कि स्थापना पंजीयन पूर्व, यानी स्थापना होने से पहले यानी रजिस्ट्रेशन से पहले किस प्रकार की अवस्थाएं होती हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहला देखते हैं कि पंजीयन पूर्व की अवस्था, यह कंपनी की स्थापना का प्रथम सोपान है। इस प्रारंभिक अवस्था में कंपनी स्थापित होने की संभावना, साधनों की व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था की जांच की जाती है। सबसे मूलभूत कंपनी स्थापना के अंदर है वित्तीय, यानी मुद्रा की किस तरह से, क्योंकि मुद्रा, पैसों के बिना कभी कोई कार्य होता नहीं, और कंपनी की स्थापना करने के लिए आपका बजट कितना है उस अनुसार क्या किया जाता है, पूरी प्रक्रिया तैयार की जाती है। कंपनी स्थापना विधि में निम्नलिखित अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। पहला है व्यवसाय स्थापित करने का विचार। कोई भी कार्य करने से पहले विचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। विचार किए बिना कभी भी कोई भी कार्य आप कर सकते नहीं हो। अगर आप मेंटली तैयार हो कार्य करने के लिए, तो उसके लिए कौन कौन सी समस्याएं आएगी, कौन कौन सी चीज़ें होंगी, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले से ही मेंटली आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर कहा जाए कि हमें बाज़ार के अंदर ऐसा साधन उतारना है जिसका लोग उपयोग करें, और वो साधन कैसा होना चाहिए, उसका उपयोग किस तरह से होगा, बाज़ार में लोग उसे खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, पसंद करेंगे नहीं करेंगे, हर एक चीज़ की होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देखें कि मिक्सर एक ऐसी चीज़ है, ग्राइंडर जिसे हम लोग कहते हैं, कि घर के अंदर बहुत सारे मसाले, साग सब्जी से लेकर बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर पीसी जाती है। पर पहले लोग मिर्ची या इसको पीसने के लिए पत्थर पर कूटा करते थे, घिसा करते थे, तब ये मसाले तैयार हुआ करते थे। पर मिक्सर आने के बाद ये काम आसान हो गया, तो उसके लिए लाइट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो व्यवस्था, उस व्यवस्था को ध्यान में रखकर हमें क्या करना पड़ता है, वस्तुओं के बारे में यानी व्यवसाय करने के बारे में सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है। यहाँ पर लिखा है कि कंपनी स्वरूप में व्यवसाय की स्थापना विषयक विचार किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को आता है, यानी किसी एक व्यक्ति से ही व्यवसाय शुरू होता है, और उसके बाद जब उस व्यवसाय के अंदर बहुत सारे पैमाने यानी बड़े पैमाने पर वो व्यवसाय होता है, तो बहुत सारे लोग उसके अंदर कार्य करते हैं। यह विचार उसे व्यवसाय की स्थापना की तरफ ले जाता है। प्रवर्तक इस कल्पना शक्ति और सर्जन शक्ति को पोषता है, यानी उसका पालन करता है। पहले विचार शक्ति के द्वारा कल्पना करता है, और कल्पना शक्ति ही सर्जन शक्ति होती है। यानी आज कोई भी चीज़ अगर इस दुनिया में अगर व्यक्ति, मनुष्य अगर उसे बनाता है, तो सबसे पहले वो कल्पना करता है उस वस्तु के बारे में, और कल्पना करने के बाद ही उस वस्तु का क्या होता है, सर्जन होता है। बिना कल्पना किए कभी कोई वस्तु का सर्जन होता नहीं है। व्यक्ति पहले मन में सोचता है, उसी के बाद उसे बनाने का कार्य करता है। जैसे एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन बनाने के लिए किसी व्यक्ति ने पक्षियों को देखा होगा, या रामायण के अंदर रावण के उड़न खटेलों को सोचकर भी लोगों ने सोचा होगा कि ऐसा एक वाहन बनाया जाए जो उड़ता हो और जो लोगों को लेकर एक स्थान से लेकर
दूसरे स्थान पर ले जाता हो। तो ये क्या है, किसी की कल्पना है और कल्पना को ही क्या दिया गया है, सर्जन शक्ति का आकार दिया गया है। इसमें वह अनेक जोखिम वहन करने के लिए बीज बोने को तैयार होता है तथा मानव शक्ति और माल सामग्री को क्रियाशील करके उससे व्यवसाय की तरफ गति प्रदान करता है, तब कंपनी का अस्तित्व होता है। अतः कंपनी को प्रवर्तक का मानस पुत्र कहा जाता है। इस शब्द को ध्यान में रखना क्योंकि ये प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि कंपनी को प्रवर्तक का मानस पुत्र क्यों कहा जाता है या कहा जाता है, इस शब्द को समझाइए। उसके बाद प्रवर्तक यानी कंपनी का जो संचालक होता है, मुख्य व्यक्ति जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रवर्तक कहते हैं। नंबर 2 है प्राथमिक जांच। स्थापना के वैचारिक ख्याल विचार की जांच निष्णातों के द्वारा की जाती है। आय और खर्च का अंदाज लगाया जाता है, कितनी आवक होगी और कितना खर्च होगा उसका एक अंदाज़ा लगाया जाता है और परिणाम संतोषप्रद प्राप्त हो तो ही विस्तृत जांच की जाती है। अगर संतोष यानी उसका अगर रिजल्ट अगर अच्छा मिलता हो तो ही उसके बारे में आगे क्या किया जाता है, सोचा जाता है और करने के लिए मन को तैयार किया जाता है। पर अगर उसके अंदर खर्च ज़्यादा है और आवक कम है तो कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई व्यवसाय करेगा नहीं या कंपनी की स्थापना करेगा नहीं। नंबर 3 है विस्तृत जांच। यदि विस्तृत जांच किए बिना आगे बढ़ा जाए यानी कोई भी कार्य करने से पहले व्यक्ति उसके बारे में अगर जानकारी न लेता हो तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी जैसे कि अगर आप कोई काम करते हो, उस कार्य के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपको हो सकता है कि नुकसान उठाना पड़े और आपने जितना पैसा लगाया उस पैसे का कुछ भी नहीं, ऊपर से और आपके घर के पैसे भी चले जाए। सरकार की नीति, कानूनी नियंत्रण यानी कंपनी की स्थापना करते समय हमको किन किन चीज़ों की ध्यान रखनी है, तो सरकार की नीतियों का भी ध्यान रखना है। कानूनी नियंत्रण, कच्चे माल की उपलब्धि, कच्चा माल कहाँ से आएगा, कितने रुपए में आएगा, कैसे तैयार होगा, उसके बारे में भी ध्यान रखना होता है। मांग, उपलब्धि कि मांग की पूर्ति की स्थिति यानी हम अगर समझो कि बाज़ार में अगर हमारी वस्तु का लोग उपयोग कर रहे हैं तो उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी, उसके बारे में भी सोचना होता है। सहायक सेवाएं की सुविधा, सहायक सेवाओं के अंदर ट्रांसपोर्ट की सुविधा मुख्य है। कोल्ड स्टोरेज, अगर ऐसी वस्तु है तो कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं हैं। तो उन सारी सुविधाओं का निरीक्षण करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, अपने कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए या योजना को बंद कर दिया जाए, इससे संबंधित निर्णय लिया जा सकता है। इतनी सारी जांच करने के बाद ही हम कंपनी के विषय या कंपनी को चालू करने के बारे में क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 है साधनों की व्यवस्था। प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का निर्णय लिए जाए तो आवश्यक साधन जैसे कि यंत्र, जमीन, औजार। सबसे पहले तो ज़मीन चाहिए, कितने बड़े पैमाने पर आपको कंपनी स्थापित करनी है उसके अनुसार ज़मीन चाहिए। उस ज़मीन के साथ साथ यंत्र चाहिए, औजार चाहिए और उसकी व्यवस्था करने के लिए या उसे चलाने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता यानी मानव शक्ति की भी आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो पत्र व्यवहार, अनुबंध यानी करार करना और अन्य आवश्यक कार्यवाही की जाती है। इसके बाद है वित्तीय व्यवस्था, सबसे बड़ी चीज़ है। अगर पैसा है तो ही आप कंपनी की स्थापना कर सकते हैं, अगर पैसा नहीं है तो बाहर से उधार लेकर कंपनी की स्थापना करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। साधन या संपत्ति की खरीदी के लिए और स्थापना संबंधी आवश्यक खर्चों की जो आवश्यकता होगी उससे संबंधित वित्तीय विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। यानी अगर आपको जो भी संपत्तियां खरीदनी है, जो भी साधन खरीदने हैं, उसके लिए आपके पास पूर्ण बजट है या नहीं है। अगर बजट नहीं है तो उसकी व्यवस्था कहाँ से की जाएगी, कैसे की जाएगी, उसके बारे में पूरा सोचा और समझा जा सकता है। उसके बाद ही विचार विमर्श करने के बाद ही क्या होती है, कंपनी की स्थापना की जा सकती है। ये तो है कंपनी की स्थापना करने से पहले सोचना और समझना। आज कोई भी कार्य करने से पहले ही हमको क्या करना पड़ता है, सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है। अगर अरेंजमेंट सही ढंग से नहीं होगा तो कोई भी कार्य हो सकता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ऑन द स्पॉट कहीं घूमने जाना है तो आपको उसके विषय में सब कुछ जानकारी लेनी पड़ेगी। भाई किस साधन से कैसे जा सकते हैं, कितना भाड़ा किराया लगेगा, हमारे पास कितना पैसा है या नहीं है, किस रास्ते से जाएं, किस माध्यम से जाएं, ट्रेन से जाएं, हवाई जहाज़ से जाएं, बस से जाएं। वो साधनों को यानी उस माध्यमों की भी पसंद करनी पड़ेगी, कितना समय होगा, कितने समय पर आना है। तो वो सारी चीज़ों को सोचने के बाद, समझने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं। अब देखते हैं नंबर 2,
पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अवस्था। कंपनी की स्थापना करने के लिए सारा सोच चुके हैं। सोचने के बाद अब क्या है, पंजीकरण पूर्व का सोपान पूर्ण होने के बाद स्थापना का सोपान प्रारंभ होता है, जिसमें कंपनी पंजीकरण का प्रमाण प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाती है। निजी कंपनी में सीमित सदस्यों की संख्या और शेयर का हस्तांतरण नियंत्रित होते हैं। निजी कंपनी पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद व्यवसाय प्रारंभ करती है। यानी कंपनी कानून के अनुसार कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन्हें एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। उसके बाद ही वह अपना कार्य क्या कर सकती है, शुरुआत कर सकती है, उससे पहले शुरू नहीं कर सकती है। इसके बाद है कि निजी कंपनी हो या सार्वजनिक कंपनी, दोनों प्रकार की कंपनी के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं। कंपनी की स्थापना तो हो जाती, पर स्थापना करने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकताएं पड़ती हैं वह भी तैयार करने पड़ते हैं। सबसे पहले दिया है आवेदन पत्र। यह कंपनी का आधारभूत और मूल दस्तावेज है। इस दस्तावेज में जो कलमें होती हैं उनके आधार पर कंपनी का ध्येय और कार्यक्षेत्र स्पष्ट होता है। यानी रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले कंपनी कानून के अनुसार क्या करती हैं, एक कंपनी की स्थापना करने से पूर्व एक आवेदन पत्र देती है, जिसके अंदर कंपनी का मुख्य उद्देश्य बताया जाता है। मुख्य उद्देश्य यानी कंपनी का उद्देश्य क्या है, उसके अंदर बनने वाली जो प्रोडक्ट है वो किस काम आएगी, उससे क्या फ़ायदा होगा, उसके विषय में संपूर्ण जानकारी उसके अंदर दी जाती है। जैसे इसके अंदर लिखा है कि उनके आधार पर कंपनी का क्या ध्येय है और कार्यक्षेत्र स्पष्ट होता है। इस दस्तावेज में कंपनी का नाम, उद्देश्य, पूंजी, सदस्यों का दायित्व, रजिस्टर्ड ऑफिस आदि दर्शाए जाते हैं। यह दस्तावेज त्राहित पक्षकार और कंपनी, त्राहित पक्षकार यानी किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कंपनी को नुकसान होता है, यानी किसी कंपनी के द्वारा किसी व्यक्ति को अगर नुकसान होता है तो उसके पास क्या व्यवस्था है उसके बारे में भी इसमें बताया जाता है। कंपनी के बीच संबंध प्रस्थापित करता है। कोई भी कंपनी के लिए आवेदन पत्र आधारभूत और महत्वपूर्ण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। आवेदन पत्र बहुत ही प्राथमिक और बहुत ही आधारभूत आवश्यकता माना जाता है। आवेदन पत्र के आधार पर कंपनी का धंधा निश्चित होता है। आवेदन पत्र के आधार पर ही उसे क्या किया जाता है, धंधा करने के लिए कहा जा सकता है। दूसरा है नियमन पत्र, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी नियमन पत्र सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर किसी भी कार्य को करने के लिए हमें नियम बनाने बहुत ही आवश्यक है। अगर नियम नहीं बनाते हैं तो हम अपना कार्य कर सकते नहीं है। इसीलिए यहाँ पर है कि नियमन पत्र यह कंपनी का आंतरिक प्रबंधन और नीति नियम दर्शाने वाला दस्तावेज है। आवेदन पत्र में जो उद्देश्य निश्चित हुआ है उसको साकार करने के लिए कंपनी के नीति नियम इसमें निर्धारित किए जाते हैं। जो उद्देश्य हमें निश्चित किए हैं उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए नियमों का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो नियमों का इसलिए नियमन पत्र यहाँ पर बनाया जाता है। संचालकों की सूची, आगे का पॉइंट है संचालकों की सूची। कंपनी के संचालक के रूप में जिन व्यक्तियों को कार्य करना है उनका नाम, पता, व्यवसाय, उम्र, राष्ट्रीयता आदि दर्शाकर उनके नाम की सूची कंपनी रजिस्ट्रार को भेजी जाती है। निश्चित की हुई कंपनियों के संचालकों में कम से कम एक महिला संचालक होना आवश्यक है। यानी कंपनी को चलाने के लिए जिन व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है उन व्यक्तियों के नाम, पते, व्यवसाय, उम्र, ये सारी चीज़ें दर्शाकर क्या की जाती है, रजिस्ट्रार के पास भेजा जाता है। संचालकों की लिखित सहमति और शपथ पत्र। प्रत्येक संचालक रजिस्ट्रार को संचालन करने का दायित्व उसकी इच्छा से स्वीकृत करता है। ऐसी लिखित सहमति देनी पड़ती है। यानी संचालक अपनी सहमति से दायित्व स्वीकारने के लिए तैयार है। ऐसी सहमति, लिखित सहमति देनी पड़ती है। तदुपरांत भरपाई पूंजी देने वाला और प्रथम संचालक को रजिस्ट्रार के समक्ष निम्नलिखित बातों का शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। वह किसी भी प्रकार के गुनाह के लिए दोषित नहीं है।
वह किसी भी तरह के छल कपट या धोखा के लिए दोषित नहीं है। यानी हर एक संचालक को लिखित सहमति के साथ इन बातों का भी ध्यान रखना होता है कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई गुनाह नहीं है या किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं है। रजिस्ट्रार के समक्ष जो जानकारी दी है वह सही और पूर्ण है, तभी रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसको रजिस्ट्रार उस पर सिग्नेचर करेगा और उसे सहमति देगा। नंबर 5 है घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन। कंपनी की स्थापना के लिए कानून द्वारा सूचित सभी व्यवस्थाओं का पालन किया गया है, ऐसा दर्शाता निवेदन कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकृत करवाना पड़ता है। ऐसा दर्शाता निवेदन कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकृत करवाना पड़ता है। ऐसा घोषणा पत्र छपा हुआ होना चाहिए जिससे वकील, चार्टर्ड अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी जो इस कंपनी की स्थापना विधि से जुड़े हों उन्हें हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। कंपनी के नियमन पत्र में जिन संचालक, सेक्रेटरी और मैनेजर के नाम लिखे हों उन्हें हस्ताक्षर करना पड़ता है। ये घोषणा पत्र है कि हम इतने समय से कंपनी की स्थापना करेंगे, रजिस्ट्रार हो जाने के बाद कौन कौन से व्यक्तियों की स्थापना विधि में जुड़ने वाले हैं, उन सभी के हस्ताक्षर वहाँ करवाने पड़ते हैं। अन्य कंपनी में हित विषयक निवेदन है कि कंपनी का संचालक, मैनेजर, सेक्रेटरी या भरपाई पूंजी देने वाला व्यक्ति यदि अन्य किसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हो और उस कंपनी में उसका हित हो, उस कंपनी में उसका हित यानी उसका लाभ अगर जुड़ा हुआ हो तो इस विषय में भी उसे संपूर्ण जानकारी देनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी के अंदर रहे हुए संचालक, मैनेजर अगर किसी अन्य कंपनी में कार्य करते हो और वहाँ से किसी भी प्रकार का वेतन या पैसा या कमीशन प्राप्त करते हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पर देनी जरूरी होता है। अब देखते हैं कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र। सबसे अंतिम प्रक्रिया है कि उपयुक्त दस्तावेजों के साथ आवश्यक शुल्क भरा जाता है। यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते समय कंपनी कानून के अनुसार जो संस्था होती है उसके अंदर क्या करनी थी, फीस भरनी पड़ती है। कंपनी रजिस्ट्रार जांच करने के बाद उसे संतोषप्रद लगे तो उसका पंजीयन कंपनियों के रजिस्ट्रार में करता है, यानी उसका रजिस्ट्रेशन कंपनियों के रजिस्टर में करता है। यह विधि पूर्ण होने के बाद रजिस्ट्रार पंजीकरण का प्रमाण पत्र देता है। पंजीकरण का प्रमाण पत्र जिस तारीख को दिया गया हो उस तारीख से कंपनी का प्रारंभ होता है। कंपनी रजिस्ट्रार कंपनी पंजीकरण का प्रमाण पत्र देने के साथ कंपनी का पहचान नंबर, एक आइडेंटिफाई, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है, वह कंपनी की पहचान बनती है और उसका समावेश प्रमाण पत्र में किया जाता है। यानी कंपनी रजिस्टर के अंदर किसी भी कंपनी का अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो उसे एक आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है। उसी आइडेंटिटी नंबर से वो उसकी क्या होती है, पहचान बनती है। अगर कभी भी कंपनी रजिस्टर के अंदर अगर कुछ भी सुधारा करवाना हो या किसी भी प्रकार की समस्या या कुछ भी हो रहा हो तो ये आइडेंटिफिकेशन नंबर बताने से तुरंत ही हम क्या कर सकते हैं, रजिस्टर पत्र में देख सकते हैं। कंपनी के नाम को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि आइडेंटिटी नंबर से ही तुरंत ही हम उस कंपनी का नाम वहाँ पर निकाल सकते हैं। कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेज, माहिती पत्रक कंपनी का विसर्जन न हो तब तक रजिस्ट्रार ऑफिस उन्हें संभाल कर रखते हैं। यानी जब तक कंपनी बंद ना हो तब तक रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या किया जाता है, उसे संभाल कर रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, ख़त्म होता है।